नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं हूं पत्रकार योगेंद्र योगी। दोस्तों, तमिलनाडु में विधानसभा 2026 के चुनाव में जो होने वाले हैं उसमें ब्राह्मणों के साथ ऐतिहासिक भेदभाव हुआ है। और हुआ दरअसल ये है कि राज्य की सभी प्रमुख पार्टियों ने ब्राह्मण समुदाय से एक भी उम्मीदवार चुनाव मैदान में नहीं उतारा है, जो पिछले 35 वर्षों में पहली बार हुआ है। एक समय का सबसे प्रभावशाली समुदाय चुनावी मैदान से लगभग गायब नजर आ रहा है। राज्य की चारों बड़ी पार्टियां डीएमके, एआईडीएमके, कांग्रेस और बीजेपी ने अपनी कैंडिडेट लिस्ट में ब्राह्मण समुदाय को पूरी तरह से नज़रअंदाज कर दिया है, मतलब लात लगा दी है। कुल मिला के बात यह है, यह पिछले 3.5 दशक में पहली बार हुआ है कि मुख्य धारा की राजनीति में ब्राह्मणों की ऐसी बेइज्जती की गई है। अब तमिलनाडु में जातीय समीकरण जीतने की क्षमता अब केवल बड़ी आबादी वाले समुदायों के इर्द गिर्द सिमट कर रह गई है। सबसे ज़्यादा चर्चा एआईएडीएम के रुख को लेकर हो रही है। कभी इस पार्टी को ब्राह्मण समुदाय का सबसे मजबूत समर्थन प्राप्त था और पूर्व मुख्यमंत्री जयललिता, जो खुद इस समुदाय से आती थी, उनके समय में ब्राह्मण उम्मीदवारों को हमेशा महत्व दिया जाता था। लेकिन उनके निधन के 10 साल बाद पार्टी की रणनीति पूरी तरह बदल गई है। साल 2021 के चुनाव में पार्टी ने कम से कम एक ब्राह्मण उम्मीदवार आर नटराज को मैदान में उतारा था, लेकिन इस बार वह भी नदारद है। जयललिता के बाद ब्राह्मण मतदाताओं का झुकाव भाजपा की ओर बढ़ गया, जिससे अब एआईएडीएमके को इस समुदाय को टिकट देने में कोई चुनावी लाभ नजर नहीं आ रहा। उधर भाजपा ने भी ब्राह्मणों को ठुकराने में कसर बाकी न रखी। ब्राह्मण संगठनों का समर्थन पाने वाली भाजपा ने अपने कोटे की 27 सीटों में से एक पर भी इस समुदाय के किसी सदस्य को टिकट नहीं दिया। भाजपा को डर है कि ब्राह्मण उम्मीदवार उतारने से उसका अन्य पिछड़ा वर्ग और दलित वोट बैंक छिटक सकता है। तमिलनाडु की कुल आबादी में ब्राह्मणों की हिस्सेदारी मात्र 3% है, जिस वोट बैंक के लिहाज से अब पार्टियां निर्णायक नहीं मानती। द्रविड़ विचारधारा जो ब्राह्मणवाद के विरोध पर टिकी है, उसके कारण भी बड़ी पार्टियां अब अन्य समुदायों जैसे मुथुरायर, थेवर, वनियार को प्राथमिकता दे रही हैं। एक तरफ जहां बड़ी पार्टियों ने ब्राह्मणों के लिए दरवाजे बंद कर दिए हैं, वहीं कुछ नई और छोटी पार्टियों ने इस समुदाय को साधने का प्रयास किया है। अभिनेता विजय की पार्टी तमिलागा वेट्री कड़गम ने 2 ब्राह्मण उम्मीदवारों को टिकट दिया है। वहीं तमिल राष्ट्रवादी नेता सीमन की पार्टी नाम तमिलर काची एनटीके ने सबसे ज़्यादा 6 ब्राह्मण उम्मीदवार मैदान में उतारे हैं। इन उम्मीदवारों को मायलापुर और श्रीरंगम जैसी सीटों पर उतारा गया है, जहां ब्राह्मण मतदाताओं की संख्या अच्छी खासी है। सीमन की इस रणनीति को द्रविड़ दीवार को गिराने की एक वैचारिक कवायद के रूप में देखा जा रहा है। तमिलनाडु में 69% आरक्षण लागू है और यहाँ की राजनीति से पिछड़ी जातियों के उत्थान के इर्द गिर्द बुनी गई है। द्रविड़ राजनीति में ब्राह्मणों को अक्सर बाहरी या आर्य के रूप में पेश किया जाता रहा है, जिससे किसी ब्राह्मण नेता के लिए खुद को विशुद्ध तमिल हितों का रक्षक साबित करना एक बड़ी चुनौती बन गया है। भविष्य में भी छोटे समुदायों की राजनीतिक भागीदारी और सीमित हो सकती है, उनमें ब्राह्मण प्रमुख है, जबकि बड़ी आबादी वाले समुदाय सत्ता पर वहाँ पर हावी होंगे। दोस्तों, आपको याद होगा कि ब्राह्मण केवल तमिलनाडु से ही लतियाए और धकियाए नहीं जा रहे हैं। इससे पहले भी केंद्र की भाजपा सरकार ने ब्राह्मणों को और दूसरी जो अपर कास्ट हैं उसमें राजपूत हैं और दूसरी तमाम वैश्य भी हैं, उसमें तमाम जो स्वर्ण जातियां हैं, उनको लतियाने का काम किया था। और कैसे किया था कि यूजीसी ने, आपको याद होगा कि हायर एजुकेशन संस्थानों में, कॉलेज और विश्वविद्यालयों में जातिगत भेदभाव रोकने के लिए एक कानून बनाया था और इस कानून को देश भर में लागू किया था। इस कानून में दरअसल
SC ST के साथ OBC को भी शामिल कर लिया था कि इनके साथ भी यदि कॉलेज विश्वविद्यालयों में कोई भेदभाव, कोई जातिगत आधार पर होता है तो उसकी जांच की जा सकती है और उसकी शिकायत पर कमेटी वहां पर जांच करेगी। लेकिन इस बात का खुलासा उसमें नहीं हुआ कि यदि शिकायत झूठी निकली तो भी क्या जांच पे कार्रवाई होगी। और इस मामले में भारतीय जनता पार्टी सहित तमाम राजनीतिक दल, जितने भी राष्ट्रीय दल हैं या क्षेत्रीय दल हैं, सब ने OBC और SC ST वोट बैंक के डर के मारे चुप्पी साधे रखी थी। अब यह मामला सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है और अब देखना है कि वहां से क्या होता है। आपको मैं बता दूं कि भोपाल में 14 दिसंबर 2025 को ब्राह्मण बेटियों को लेकर असभ्य टिप्पणी करने वाले मध्य प्रदेश के IAS अधिकारी और अनुसूचित जनजाति जाति कर्मचारी संघ के प्रदेश अध्यक्ष संतोष वर्मा के विरुद्ध कार्रवाई की मांग को लेकर वहां पर काफ़ी शोर शराबा और हंगामा हुआ था। हालांकि उसका परिणाम कुछ नहीं निकला। पुलिस ने जो मुख्यमंत्री आवास को घेरने का प्रयास कर रहे थे ब्राह्मण समुदाय के लोग भोपाल में, वो उनको गिरफ्तार कर लिया और उन पर वाटर कैनन का इस्तेमाल किया गया। इससे भारी भगदड़ मच गई, कई लोग वहां पर जख्मी भी हो गए, घायल हो गए। पुलिस ने वहां पर ही करीब 60 प्रदर्शनकारियों को गिरफ्तार कर लिया था। इसी तरह मैं आपको बता दूं कि उत्तर प्रदेश के अंबेडकर नगर में पंचायत सचिव सूची गौतम ने एक सोशल मीडिया पर अभद्र टिप्पणी की ब्राह्मणों के बारे में और उसने ब्राह्मण महिलाओं के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणी की। इस मामले में कार्रवाई सिर्फ इतनी हुई है कि पुलिस इस मामले की जांच कर रही है। तो ये दोस्तों हाल है कि ब्राह्मण जिनका झुकाव कभी किसी एक दल की तरफ नहीं रहा, वो हमेशा देखते रहे कि कौन सा देश का विकास कर सकती है पार्टी, कौन सा भला कर सकती है, कभी कांग्रेस के साथ रहे। अब ब्राह्मणों का पूरा जोर रहा है वो भारतीय जनता पार्टी के साथ है। और भारतीय जनता पार्टी ब्राह्मणों के साथ क्या कर रही है इसका उदाहरण आपके सामने आ चुका है कि तमिलनाडु में ब्राह्मणों के साथ क्या किया गया है। एक भी कैंडिडेट ब्राह्मण उम्मीदवार नहीं उतारा गया है, वहां पर डर के मारे नहीं उतारा गया है ताकि जो दलित वोट बैंक है वो कहीं नाराज नहीं हो जाए भारतीय जनता पार्टी से। और यही भारतीय जनता पार्टी में आपको बता दूं कि ब्राह्मणों की बदौलत पूरे उत्तर भारत में, यानी कि अपर कास्ट की बदौलत, जो स्वर्ण जातियां हैं उनकी बदौलत न केवल कई राज्यों में सत्ता में, इनमें राजस्थान हो गया, मध्य प्रदेश हो गया, उत्तर प्रदेश हो गया, ये पूरे जो दिल्ली है, ये जो पूरे राज्य हैं इनमें स्वर्ण आबादी है जिसमें ब्राह्मण मतदाताओं की संख्या भी बहुत भारी तादाद में है। इनके बलबूते भारतीय जनता पार्टी राज्यों में और केंद्र में भी सत्ता में इन्हीं के बलबूते पर है। और अब वही भारतीय जनता पार्टी इनके साथ क्या कर रही है, कितना दोगलापन कर रही है कि और इनको लगभग ये हालत हो गई है कि बुरी तरह से ठुकरा दिया गया है और एक तरह से इनको दूध में से मक्खी की तरह अब निकाल कर फेंका जा रहा है। और फेंका क्या जा रहा है, फेंक दिया गया है। ये हालत है। आपको याद होगा कि उत्तर प्रदेश में मायावती ने कहा था कि तिलक तराजू और तलवार इनको मारो जूते चार। इसमें मतलब ये तिलक का मतलब था ब्राह्मण, तराजू का मतलब है वैश्य और तलवार का मतलब था राजपूत। तो इसके बाद हालांकि मायावती कभी वापस सत्ता में आ नहीं पाई, लेकिन मायावती को एहसास हो गया कि उसने ये नारा लगाकर जो स्वर्ण जातियां हैं उत्तर प्रदेश की उनको बहुत बुरी तरह नाराज कर दिया और उसके बाद वो सत्ता में नहीं आ पाई। ये दोस्तों सीख है भारतीय जनता पार्टी के लिए। भारतीय जनता पार्टी अभी अपनी सत्ता लोलुपता के लिए जो नक्शे कदम पर चल रही है वो मायावती जैसे ही है। मायावती से उसका आचरण और व्यवहार किसी भी तरह से कम नहीं है। और भारतीय जनता पार्टी को इस बात का एहसास नहीं है शायद कि यदि ये सारे समुदाय जो स्वर्ण कास्ट हैं, जो अपर जातियां हैं, स्वर्ण जातियां हैं, वो यदि एकजुट हो जाएंगी तो इनकी हालत क्या होगी भारतीय जनता पार्टी की। इनकी हालत वही होगी जो आज से 20 साल 25 साल पहले हुआ करती थी। ये दोस्तों हालत है। मैं आपको एक उदाहरण देके बताना चाहता हूँ इन ब्राह्मणों की इस देश में अब क्या हालत हो चुकी है। कुछ साल पहले की बात है कि धौलपुर में कुछ जब डकैत गिरोह जब बहुत ज़्यादा सक्रिय थे चंबल के इलाके में, तो किसी एक डकैत गिरोह ने कुछ ब्राह्मणों का अपहरण कर लिया। और आप ये देखिए कि ब्राह्मणों का अपहरण हो गया, वहां पर पुलिस कोई कार्रवाई को अंजाम नहीं दे सकी। डकैतों के चंगुल से उन ब्राह्मणों को नहीं छुड़ाया जा सका। आखिरकार ये हुआ कि
उन ब्राह्मणों को जिनका अपहरण किया गया था उनको फिरौती देकर डकैतों के चंगुल से मुक्त होना पड़ा। मैं आपको बता दूं कि यदि यही डकैत किसी जाट को राजस्थान से, जैसे ब्राह्मणों का अपहरण किया, किसी जाट का, यादव का या किसी मार्शल कौम का यदि अपहरण कर लेते तो सरकार इन डकैतों की ईंट से ईंट बजा देती। लेकिन राजस्थान में ब्राह्मण समाज को कोई अंतर ही नहीं पड़ा। जब चूंकि दोस्तों ब्राह्मण समाज को कहीं पर कोई फर्क ही नहीं पड़ता तो फिर कहीं भी लतियाए जाएं, कहीं भी धकियाए जाएं, कहीं भी अपमान इनका किया जाए, उसका कोई मतलब नहीं है, कोई इनके फर्क पड़ने वाला नहीं है। और इस सब के लिए दरअसल असली जो जिम्मेदार हैं दोस्तों, वो हैं देश के ब्राह्मण नेता और ब्राह्मण आईएएस आईपीएस अधिकारी। इनसे जब कभी आप मिलो तब आप ये देखिए, ये किसी ब्राह्मण का समर्थन करते हुए आसानी से नहीं पाएंगे आपको। ये और नेता खास तौर से जब उनको वोट लेना होता है तब वो माला पहनते हैं, तब वो ब्राह्मण संगठनों के आगे पीछे जाते हैं। और ये ब्राह्मण संगठनों के जो नेता हैं ये भी कम नहीं है दोस्तों। ब्राह्मणों को पिटवाने में, उनका अपमान करवाने में जितने दोषी ब्राह्मण नेता हैं उतने ही दोषी है आईएएस अधिकारी और ये राजनीतिक दलों के ब्राह्मण नेता हैं जो आज मंत्रियों के पदों पर बैठे हुए हैं, जो विधायक बने हुए हैं, जो सांसद बने हुए हैं। तो दोस्तों ये हाल है कि अब ब्राह्मणों को चारों तरफ से चपत लग रही है और ये चपत ही दोस्तों असर लाएगी एक दिन। जब तक ये चपत का असर नहीं होगा ना, जब तक इनका आत्मसम्मान जागेगा नहीं, इनका स्वाभिमान जागेगा नहीं और ये लगातार ऐसी ही अपमानजनक हरकतों से गुजरते रहेंगे और इनके साथ राजनीतिक दल हों चाहे और कोई दूसरा वर्ग हो, वो इसी तरह ब्राह्मणों के साथ अपमानजनक हालत उनकी पैदा करते रहेंगे। ये दोस्तों हालत है देश में। जिन ब्राह्मणों ने एक देश को नई दिशा दशा दी है, उन ब्राह्मणों के साथ अब राजनीतिक दल अछूतों जैसा उनके व्यवहार कर रहे हैं और तमिलनाडु इसका वर्तमान में सबसे बड़ा उदाहरण है। तो दोस्तों आपको आज का विश्लेषण कैसा लगा, प्लीज़ अपने लाइक एंड कमेंट के साथ बताइए। इस वीडियो को अपने दोस्तों और परिजनों को शेयर करना नहीं भूलें। मेरा तमाम दोस्तों से आग्रह है कि प्लीज़ इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकॉन का बटन ज़रूर दबाइए। धन्यवाद, नमस्कार।